हेलो, नमस्कार। 20 जून 2020 की शाम और आपके सामने वापस उपस्थित हैं एक नई टॉपिक के साथ। और सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि जीवन अच्छे से चल रहा है। अभी के जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता। तो हम सब एक जो चैलेंजिंग समय से बीत रहे हैं, निकल रहे हैं। अभी कल मुंबई की बात करें तो मुंबई में ऑल टाइम हाई 114 मौतें कल गिनी गई हैं। तो अभी एक ऐसा समय आ गया कि हम खाली नंबर्स में बात कर रहे हैं और सेंसिटिविटी कुछ कम हो रही है। तो 114 परिवारों ने अपने एक प्रियजन को खोया है। भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे, उनकी आत्मा को। और परिवार के लोग तो शायद ज़िंदगी वापस वो पहले वाली नहीं रह पाएगी, बट ये रियलिटी है हमारी आज की लाइफ की। स्वागत है आप सबका। स्वागत है पुष्कर भाई, स्वागत है पवन जी। तो आज की जो टॉपिक है वो कि हम एज हमारी क्यों बढ़ती है, हम बूढ़े क्यों होते हैं। अ, तो जो प्रोसेस है, ये डेफिनेशन जो साइंस के हिसाब से कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल इंटेग्रिटी विच लीड्स टू इम्पेयर्ड फंक्शन। मतलब हमारी जो बॉडी है वो धीरे धीरे अपनी जो काम करने की क्षमता है, जो एक जो इसकी शक्ति है वो कम होती है। और उसकी वजह से, एजिंग की वजह से बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती है, जैसे कैंसर हैं, डायबिटीज़ हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हैं, न्यूरोलॉजिकल रिस्क हैं। तो अभी और थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि साइंस क्या बोलता है कि एज जो एक इंसान की जो बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ती है एज। एक तो समय का जो क्रमिक बढ़ाव होता है, उसके अलावा हमारी शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, थोड़ा डीप डाइव करते हैं। बट उसके पहले मैंने एक चेक किया कि जहाँ हम रहते हैं, हमारा जो देश है भारत, इसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि एक इंसान कितने साल तक जी सकता है, डेटा क्या कहती है इसके बारे में। तो एक बड़ी अच्छी साइट है, मैं रिकमेंड करूंगा आप सब लोग भी इसको चेक करें, आवर वर्ल्ड इन डेटा डॉट कॉम। तो हर मतलब हर देश की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से कैटेगराइज मिल जाएगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। 1881 में भारत में अगर कोई इंसान पैदा होता था तो उसके जीने की जो एवरेज आप बता सकते हैं वो थी 25 साल 4 महीने। अगर आप 1881 के भारत में पैदा होते तो आपकी एवरेज आयु आप 25-26 साल तक जाते जाते आप निकल जाते। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 10-10 साल के इंतराल अंतराल के बाद देखेंगे। बट मैं पहला जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है 1920। तो 1920 में एक्चुअली कम हो गई जो एज थी, एवरेज 24.9 हो गई। आगे थोड़ा और जंप मारते 1950 की बात करते, 1950 में बढ़कर हो गई 35.8 साल। 1960 में अगर आप पैदा होते तो आप 41 साल जी पाते। अब देखिए कैसे बढ़ रहा है क्रमिक। 70 में 41 से बढ़ के 47 हो गया। 1980 में यह नंबर बढ़ के 47 साल 53 साल हो गई। 1990 में 53 से 57 साल हो गई। और 2000 साल में ये जो नंबर है ये 62 साल हो गई। और अभी जो लास्ट डेटा है, जो 2019 की डेटा है, उसके हिसाब से भारत में जो एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 69.7। मतलब मोटा मोटा हम 70 साल इसको बोल सकते हैं कि आज के भारतवर्ष में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कम से कम 70 साल जीने की एवरेज संभावना है। अब देखिए भारत की जो एवरेज आयु है, तो इसमें भारत की एवरेज आयु 26 साल आती है। मतलब हमारे यहाँ बूढ़ों से ज्यादा, मेरी उम्र से ज्यादा, सबसे ज्यादा उम्र के बच्चे कौन से हैं, वो मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रही है उसमें सबसे ज्यादा छोटे और यंग लोग हैं। तो भारत एक काफी यंग देश है। और आगे इंटरेस्टिंग बात करते हैं, अभी भारत में भी अलग अलग राज्य में अलग अलग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अब कमाल की बात है। नमस्कार मुकेश जी। हाय अंचल, स्वागत है आपका। कटारिया साहब, स्वागत है आपका, वेलकम। अभी आप अगर केरला में हैं तो आप 75 साल तक जी सकते हैं। बताइए, कमाल है। तो केरला से लेकर के टॉप के जो 5 लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से राज्य हैं, मैं उनका नाम लूंगा। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, ये 74 से लेकर 71 के बीच में आते हैं। 74 ईयर्स टू 71 ईयर्स। अब बॉटम 5 का भी नाम ले लेते हैं। बॉटम 5 में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, असम। असम सबसे नीचे है, जो संख्या विकीपीडिया पे अवेलेबल है। हाय विकी, स्वागत है आपका। असम 58 ईयर्स और उड़ीसा 59। तो मतलब ये जो बॉटम के जो स्टेट हैं वो 59 से 58 साल के बीच में है। याद रखिएगा, केरला सबसे टॉप में है 74.9 ईयर्स।
तो जो हमारे मल्लू दोस्त हैं, हमारे जो मल्लू फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। अब कई तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अगर आप देखें तो दो चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। पहला है हेल्थ केयर किस तरह का है आप जहाँ रहते हैं, और एजिंग की जो फिलॉसफी है, जो सोच है, वो कैसी है। डॉक्टर पीटर डायमंडिस साहब की एक लेख से मैं अब दो चार चीज़ों की बात करने वाला हूँ कि एज बढ़ने के पीछे सबसे पहले जो एक फैक्टर है वो है जीनोमिक इनस्टेबिलिटी। जो इन्वायरमेंट में, वातावरण में जिस तरह की आप रह रहे हैं, बहुत सारे उसमें डैमेजेस होते हैं। तो नॉर्मली भी सेल्यूलर प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी में डैमेज होता है। फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स हमारी बॉडी भी रिलीज करती है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करती है। अब इसमें ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लोग भी एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे सप्लीमेंट्स लेते हैं, खाने की हम बात कर चुके हैं, जैसे लेमन इज कंसिडर्ड टू बी गुड एंटीऑक्सीडेंट। अभी आपको मेरी पिछली बात से याद आएगा कि हर दिन आपके डीएनए पे, जो आपकी जेनेटिक मटेरियल है, उस पर 18,000 अटैक होते हैं। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि खाने में कोई एक खास चीज़ है जो कि डीएनए डैमेज को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती है और कम करती है, वो है साधारण नींबू। तो नींबू का आपको जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग फ्लाई करते हैं, जो हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो अब जब भी आप फ्लाई ज़्यादा कर रहे हो तो आप रेडिएशन से अपनी बॉडी को पास लाते हैं। तो जितनी हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग फ्लाइंग होगी उतनी रेडिएशन आपकी बॉडी को मिलेगी, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स उतना अटैक करेंगे। तो हाई फ्लाइंग, लोअर एज। टेलोमेरेज साइज डिक्रीज होना। अभी टेलोमेरेज क्या समझिए आप, जैसे डीएनए जो है आपकी, जो जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको आखिर में, जैसे आप आपने रस्सी खरीदी और प्लास्टिक की रस्सी ली, और अगर आप उसका सिरा खुला छोड़ दें तो वो खुलने लगती है उधर से। तो उसको ना खुलने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम कैंडल पे या आग पे जला के उसको दबा देते हैं, तो प्लास्टिक चिपक जाती है। तो टेलोमेरेज जो एंजाइम है, उसका काम है वो उस डीएनए को वहां पे चिपका के रखना, वो खुल ना पाए वहां से। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये टेलोमेरेज की साइज कम होने लगती है, और एक होते होते क्या आता है, ये वो अपना काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद बीमारियों का सिलसिला बढ़ना चालू हो जाता है। तो टेलोमेरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कैसे उसके लिए डीएनए को प्रोटेक्ट करने वाली कौन सी फूड होती है, वही फूड आइटम्स होते हैं जो अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। रितेश भाई, स्वागत है आपका। अभी तीसरी, इपिजेनेटिक ऑल्टरेशन। एपिजेनेटिक्स क्या है? हमने बात की थी जेनेटिक्स की, जो अनुवांशिकी है। एपी, उसके ऊपर ब्रूस लिप्टन साहब की जो एपिसोड याद कीजिए, जिसमें उन्होंने बताया कि आपके परिवार में 5 लोग हो सकते हैं, एक तरह का खाना खाएंगे, एक तरह की जेनेटिक बिल्टअप है, लेकिन हो सकता है पांचों को अलग अलग बीमारियां हो। ये खासकर दो भाई। ये डिपेंड करता है कि आप जो वातावरण में रह रहे हैं उसका किस तरह से अपने आप को उसको एसिमिलेट करते हैं, और आपके जो थॉट कैसे हैं, आप किस तरह से वातावरण में अपने आप को ढालते हैं। दूसरी, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कितना जीना है यार, 60 साल तक जी गए तो बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे 60 जाते जाते उनके शरीर नीचे जाना चालू। दैट्स योर मेंटल मेकअप। अभी मैं ओकिनावा की बात हम लोगों ने की थी, अगर आपको याद हो तो। ओकिनावा में 100 साल एवरेज है। जापान में एक आइलैंड है। यूरोप में आप देखने, जैसे हम भारत की बात कर रहे थे, तो अगर अभी देखें डेटा के हिसाब से, तो दुनिया में वैसे देश जहां सबसे ज्यादा लोग जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, आपका पूरा यूरोप है। वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 69.7 70 साल है, वहां 85 साल है। तो आपकी जो मेंटल मेकअप है, आपकी हेल्थ केयर जो आसपास है, वो भी डिसाइड करती है। तो इसमें आपके विचार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड ओवर योर बॉडी। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 80 साल तक एकदम स्वस्थ रहना है, 90 तक रहना है। दिमाग उसके हिसाब से, आपकी आपका मन जो है उसके हिसाब से आपके शरीर को निर्धारित करेगा, बताएगा। तो अपने दिमाग में 60 वाला वो चक्कर मत पड़िएगा। बहुत लोगों को देखा है मैंने, राजीव जी स्वागत है आपका। बहुत लोगों को देखा है कि 60 का टारगेट लेके चले आए और 50-55 जाते जाते एकदम बुरी तरह बीमार हो जाते हैं। तो वो अपने दिमाग में ना आने दीजिए। चौथा फैक्टर थोड़ी साइंटिफिक है, लॉस ऑफ प्रोटियोस्टैसिस। मतलब आपके शरीर में जो प्रोटीन है, तो हर प्रोटीन का अपना अलग अलग काम है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो याद करें, प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। हम एक कहावत याद आ रही है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। तो जो प्रोटीन अपना फंक्शन धीरे धीरे कम करने लगते हैं, और वो जाके बाद में कैंसर और न्यूरोलॉजिकल अलग अलग बीमारियों का कारण बनते हैं। पांचवा,
डीरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसिटिविटी, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कितना लेना है कितना नहीं लेना है, ये 4-5 चीज़ें एंजाइम्स हैं जो जैसे IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, mTOR है, सिट्रीन्स हैं, AMPK हैं, इनके जो काम करने में पाथवे में इम्बैलेंस आ जाती है और तब जाके भी एजिंग बढ़ती है। अब देखिए अलग-अलग जगह पे रिसर्च चालू है कि इनकी पाथवे में कैसे हम क्या-क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं कि एज बढ़े। छठी चीज़ जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। तो हम पहले बात किया ना हमने कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी उसकी परफॉर्मेंस जब भी कम होने लगती है एज के साथ, तो भी आपको थकान महसूस होना और एक क्रोनिक स्ट्रेस होना ये देखा गया है। कुछ कमेंट आ रहे हैं, देख लेते हैं। मुकेश जी बोले जिंदगी पर अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स का स्रोत वेज और नॉन वेज स्रोत का फर्क होता है क्या सर? देखिए जहां तक एंटीऑक्सीडेंट्स की बात है, एंटीऑक्सीडेंट्स में आपको ज्यादातर तो वेजिटेरियन सोर्स की चीजें ही मिलेंगी। काफी हरे जो फल होते हैं सब्जियां होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। ओमेगा 3 इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट सोर्स। आगे हम आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसे 2-4 चीजों की, तो मुकेश जी आपको और उसके ऊपर में जानकारी मिलेगी। सातवीं चीज सेल्यूलर सेंसेंस, मीन्स एज के हिसाब से सेल अपने आप को डिवाइड करना कम होने लगता है, और तो मान लीजिए डिवाइड नहीं हो रहे हैं और जो सेल बच गए हैं वो बराबर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका हटना भी मुश्किल आती है। यहाँ पे एक वापस बात करूंगा ऑटोफेजी की, जो हम पहले बात हम कर चुके हैं। ऑटोफेजी हमने बात की थी इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान, कि अगर आप फास्टिंग करते हैं 14 से 16 घंटे 18 घंटे अगर दिन में कर पाते हैं, आपकी बॉडी सफाई करती है। तो उस समय में आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी, सेल के अंदर में भी ऐसे कौन से नॉन फंक्शनल चीजें हैं उनको बॉडी खुद से खत्म करती है। ऑटोफेजी मतलब खुद से खुद को खाना और खत्म करना। ये क्या होता है, आप कॉन्स्टेंटली खा रहे हैं तो ऑटोफेजी की स्टेज नहीं आएगी। हमने एक और चीज बात की थी, ग्लिम्फेटिक सिस्टम, कि शाम को अगर आपने जल्दी खाना खा लिया, बेड पे जाने से 3-4 घंटे पहले अगर आपका खाना हो गया है, तो ब्रेन में ब्लड की फ्लो बढ़ती है और रात को ग्लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है जब भी आपकी ब्रेन की सफाई होती है। याद कीजिएगा, एक किसी एपिसोड में बात की थी। आठवीं चीज स्टेम सेल्स एग्जॉशन। स्टेम सेल एक चमत्कारी चीज है जो कि हमारे शरीर में किसी भी सेल को बनाने का उसके अंदर में आइडिया है, उसकी जानकारी है। अभी एक सेल से किडनी बन सकती है, एक सेल से स्किन बन सकता है। अभी धीरे धीरे एज के साथ उनका जो नंबर है ना स्टेम सेल का, वो कम होने लगता है। कितना कम? 100 से 1000 गुना तक कम हो जाता है। तो जैसे आप छोटे हैं, आप बच्चे हैं, तो आपके अंदर में स्टेम सेल्स की नंबर ज्यादा होगी, और जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे स्टेम सेल्स की, उसका क्या कारण क्या होता है और उसका नतीजा क्या होता है? कारण हुआ जेनेटिक म्यूटेशन, स्टेम सेल खराब होने लगी आपकी बॉडी में। दूसरा, आपकी बॉडी में जो रिनोवेशन और रिपेयर का काम है ना, वो स्लो होता जाएगा जैसे जैसे एज बढ़ेगी। लास्टली ऑल्टर्ड इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन, तो हमारे जो शरीर के अंदर में अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गन्स, और वो धीरे धीरे कमजोर होती है। तो आप सब अभी सोच रहे होंगे ये डरा रहे हैं खाली, ये तो बहुत साइंस की बात हो गई। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपनी एजिंग प्रोसेस के ऊपर में कुछ नियंत्रण ला सकें? कुछ ऐसी चीजें खा सके, अपने खाने में इस्तेमाल कर सकें जो कि हमारी एजिंग को थोड़ा स्लो कर दे? हुँ? और मेरा उससे भी अच्छा सोचना है कि एज चाहे जो भी रहे, आप जितने दिन जिंदा रहें, हेल्दी रहें, ताकत रहे आप में, एक ओजस जो बोलते हैं वो रहे, तो उसके लिए कुछ चीजें हमने रिसर्च की। राम एन कुमार निरोग स्ट्रीट .com पे एक आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं, और उनका बताना है, उन्होंने एक 8 अलग अलग आयुर्वेदिक चीज़ों की बात की है, हर्ब्स की बात की है, कि जो जिनका एज के ऊपर में बहुत अच्छा असर है। नंबर 1 बड़ा कड़वा सा है, पहले भी बात कर चुके हैं, काफ़ी फेमस है, गुडुचि या गिलोय जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, ये स्किन के टिश्यूज को रिवाइव करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसकी, और प्रोमोट करता है मेंटल क्लैरिटी को और इम्यूनिटी को। आपको अलग अलग आयुर्वेदिक अच्छी कंपनियां हैं, वो जैसे हिमालय हैं, पतंजलि हैं, आपको इन सब जगह से गिलोय की टैबलेट्स मिल रही हैं आजकल। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो वैद्य हैं उनसे कंसल्ट करके बिल्कुल खा सकते हैं उसको। नंबर 2 पे है गुगुल, जिसको एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। नंबर 3, जिसका मैं ऑलरेडी सेवन कर रहा हूँ, ब्राह्मी। तो ब्राह्मी का सेवन सेवन जो हमने शुरुआत किया था वो इसलिए कि इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड अ गुड मेमोरी इन्हेंसर, अलर्टनेस बढ़ाती है और दिमाग पे इसका काफी अच्छा असर देखा गया है। तो आपको ये जानकर बड़ी अच्छी लगेगी और आश्चर्यजनक बात लगेगी कि बड़ी सस्ती भी दवाई है। तो ब्राह्मी को जो बोटानिकल नेम है बाकोपा बोलते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा यहाँ पे।
ब्राह्मी इज बोकोपा मोनेरी। ये देखिए, ये एक जो दवाई है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और बड़ी सस्ती है, कुछ 150 रुपये में 60 गोलियाँ आती हैं। ये हिमालय कंपनी की है, कोई प्रचार नहीं करो, मैं खुद से कर रहा था इस्तेमाल इसका। अभी ये ब्राह्मी करती क्या है, तो हम बच्चों को भी देते हैं। मुझे याद है बचपन में हमारे दादाजी के मित्र थे, वो वैद्यराज कविराज थे, तो नन्हा बाबा उन्होंने हमें ब्राह्मी पिलाई थी कि एग्जाम के पहले पी लो, अच्छा रहता है। तो वो तो तभी सिरप बॉटल में आती थी, तो उसका कड़वापन और वो अल्कोहलिक फ्लेवर अच्छा नहीं लगता था। अब ये टैबलेट है तो आसानी से खा सकते हैं इसको। तो मेमोरी एनहेंस करती है। एज रिलेटेड मेमोरी लॉस में ब्राह्मी का अच्छा असर देखा गया है, और ये आपकी जो ब्रेन है उसको भी रिफ्रेश करती है। साथ में अभी healthline.com है जहां पे इसकी रिव्यू की गई, उन्होंने बताया कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, जो बच्चों में होते हैं उसमें भी इसका अच्छा असर देखा गया। एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करती है, ब्लड प्रेशर कम करने में इसका देखा गया है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज देखी गई। अच्छा, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये healthline.com पे है, और डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं जो बहुत सारे पेपर्स को पढ़ के उसके बाद, तो ये रैंडम बात नहीं है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप में से जिनको भी इसमें इंटरेस्ट हो आप उसको चेक कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आती है, आप पहले भी हम बात कर चुके हैं, और यहाँ मुकेश जी एंटीऑक्सीडेंट की बात आ रही है, तो आंवला एक बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। आमलकी बोलते हैं, आंवला बोलते हैं, हमारे यहाँ औरा बोलते हैं, इंडियन गूसबेरी बोला जाता है उसको। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड विच इज अ फैंटास्टिक एंटीऑक्सीडेंट। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन को कम करता है। एज के हिसाब से जिनकी रेटिना में प्रॉब्लम आ रही है, आंवला का, तो आप याद करेंगे हमारे गांव में त्रिफला चूर्ण, जिसमें आंवला एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बताया जाता था कि ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है, पेट भी साफ रखता है। कैटरेक्ट के केसेस कम होते हैं अम्लकी के इस्तेमाल से, आंवला के। पांचवें नंबर पे है टर्मरिक और करक्यूमिन, जो उसमें होता है, वेरी पावरफुल एंटी एजिंग इफेक्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी। वो तो हमें मालूम ही है कि गांव में अगर मान लीजिए किसी को चोट लगती थी तो बोलते थे दूध में हल्दी डालकर पियो, या हल्दी का पत्ता भी बांध देते थे। तो हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पहले से हमें मालूम है। इट इज ऑल्सो, करक्यूमिन इज अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। छठी चीज, जिनसेंग। अभी जिनसेंग तो है ये विदेशी है, चाइना से आती है, इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं। अब जिनसेंग आपको रिवाइटल में मिल जाएगी, रिवाइटल एच जो है उसमें जिनसेंग मिली हुई होती है। ये स्किन की मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करती है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती है। तो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में कहाँ से आते हैं, बाहर में पॉल्यूशन से भी आ सकते हैं, प्लस हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं उससे भी आते हैं। सातवें नंबर पर है गो टू कोला। इसमें फ्लाविनाइड्स होते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करती है, और इसकी एज के ऊपर में अच्छी प्रॉपर्टी देखिए। शशांक जी, स्वागत है आपका। और आठवें नंबर पर है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमने अभी ये कोरोना काल में इस्तेमाल किया। नमस्कार तेजी भाई। अब कोरोना काल में इस्तेमाल इसलिए किया कि आईआईटी दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ जापान की रिसर्च में इसको भी एक पोटेंशियल कोविड ड्रग के रूप में टेस्ट किया जा रहा है, बट हमने उसकी वजह से नहीं लिया। अश्वगंधा इज नोन फॉर रिपेयरिंग, आपकी जो बॉडी में जो सेल की रीजनरेशन होती है नए, उसको तेज करता है, रिजुविनेशन करता है, और खासकर जो स्किन है उसकी एजिंग, उसकी एज बढ़ने को कम करता है। ये तो बताते हैं राम एन कुमार, जो निरोग स्ट्रीट पे एक वैद्य हैं वो। अभी अश्वगंधा पे हमने थोड़ी और रिसर्च की, तो अश्वगंधा भी आपको इस मिल जाएगी। और अश्वगंधा की जो बोटानिकल नेम है उसका, अश्वगंधा बोटेनिकल नेम इज विदानिया सोमनीफेरा। अगेन 150 रुपीज, 60 टैबलेट्स। थोड़ी और रिसर्च की तो पता चला ये अश्वगंधा तो भारत में 3000 साल पहले से यूज हो रही है। मेरे एक और काफी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम है शॉन स्टीवेंसन। तो अभी देखिए, ऑर्गेनिफाई करके अमेरिका में कंपनी है जो कि अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स बनाती है और वहां बेचती है, और हमें कम जानकारी है उसके बारे में। तो healthline.com पे एक डाइटिशियन है और सर्टिफाइड डायबिटिसिस्ट भी हैं जो कि डायबिटिक के लोगों को सुझाव देती हैं, फ्रांजिस्का स्प्रिट्जलर। तो उनकी आर्टिकल के हिसाब से अश्वगंधा, नाम जैसे अश्वगंधा तो हिंदी में नाम होता है जिसकी घोरे जैसी स्मेल हो, विदेनिया सोमनिफेरा, जिसको इंडियन जिनसेंग भी बोलते हैं या विंटर चेरी बोला जाता है। सबसे पहला इसकी जो प्रॉपर्टी फ्रांसिस्का ने लिखा है वो है इट रिड्यूसेस ब्लड शुगर लेवल्स। और आप उस आर्टिकल को मैं इसमें शेयर करूंगा, बजाबते कैटलॉग किया गया है कि वो कौन से रिसर्च, कौन सी टेस्ट की बात कर रही हैं, कौन से आर्टिकल से उन्होंने वो रेफरेंस लिया है।
शायद जो अश्वगंधा है उसका इंसुलिन के सिक्रीशन और सेंसिटिविटी पे कुछ असर है, ये रिसर्च चालू है। दूसरी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, ये बड़ी शानदार लगी मुझे। इसमें विदाफेरिन नाम की जो केमिकल है, ये एपोप्टोसिस को प्रोग्राम्ड सेल डेथ, अभी क्या होता है जैसे हमारी सेल बनी तो उसका मरना भी जरूरी है, अगर वो बढ़ती बढ़ती चली गई तो कैंसर हो जाता है। तो अगर खराब खराब सेल हैं और वो बढ़ते बढ़ते जाए तो वो कैंसर बन जाते हैं, तो उनका मरना जरूरी है, उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अश्वगंधा उसको बढ़ाती है, प्लस अश्वगंधा के ट्यूमर के मारने में भी असर देखे गए हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेस कॉर्टिसोल लेवल्स। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसका 30% तक रिडक्शन देखा गया है अलग अलग स्टडीज में। स्ट्रेस और एंजाइटी पे कुछ पेशेंट में 70% तक स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने की बात पाई गई है अश्वगंधा टैबलेट से। डिप्रेशन पे इसकी असर देखी गई है टू द एक्सटेंट, कुछ पेशेंट ने तो 79% तक बताया कि उनकी डिप्रेशन की रेट कम हो गई। टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है उसके लेवल्स को बढ़ाती है और फर्टिलिटी बढ़ाती है। अश्वगंधा ऑल्सो इज नोन टू इंक्रीज द स्पर्म काउंट एज पर healthline.com एंड द डाइटिशियन फ्रेंजिस्का स्प्रिट्जर। मैं लिंक डालूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। जिन लोग को बॉडी बनाने में इंटरेस्ट है, मसल मास बनाने में और स्ट्रेंथ में, उसमें भी अश्वगंधा का काम आता है। ये बॉडी में सूजन को भी कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। शायद ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के ऊपर भी काम कर रही है, उस पर भी रिसर्च चालू है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। लास्टली बट नॉट द लीस्ट इज, ये ब्रेन फंक्शन, खासकर जो मेमोरी है उसको बढ़ाती है। तो बताइए, कमाल की चीज है। वापिस रिपीट करूंगा, क्या क्या चीजें हमने बात कर ली जो कि एक्सेसिबल है, इंडिया में आपको आसानी से मिल सकते हैं। गिलोय, गूगल, ब्राह्मी, आंवला जो अमाल की बोलते हैं, हल्दी, टर्मरिक, जिनसेंग, गोटुकोला और अश्वगंधा। तो ये 7-8 जो हर्ब्स हैं, हर्ब्स ने अर्ब्स बोलते हैं, तो इन अर्ब्स के इस्तेमाल से आप अपने जीवन में जो एजिंग की प्रोसेस है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा आपको रिसर्च करें। हालांकि जो जो मैं लिंक बात कर रहा हूँ, आई बी पोस्टिंग ऑल दोज लिंक्स। तो आपको इन किसी सप्लीमेंट्स के बारे में सवाल आते हैं, आप बिल्कुल पूछिए उसको। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 1, विच वॉज एजिंग एंड क्या हम किसी तरह से कुछ चीजों को करके कुछ अपनी एजिंग पे इफेक्ट ला सकते हैं क्या, तो वो बात की हमने। अभी हम दूसरी जो टॉपिक पिछली बार से चल रही है, हमने थॉट की बात की थी और उसके आगे बढ़ते बढ़ते माइंड, ब्रेन और कॉन्शियसनेस के ऊपर चले गए। तो अब तो एक तो क्लैरिटी हमें आ गई कि जो ब्रेन है वो हमारा माइंड नहीं है। ब्रेन, अब बताइए, आज ही कल परसों में सुन रहा था, सदगुरु जी बता रहे थे कि 16 डायमेंशन है, जो ह्यूमन माइंड है उसके 16 डायमेंशन है और 4 प्रकार हैं। ये पहले नहीं मालूम थे हमें। तो अभी कौन से 4 प्रकार हैं? पहली है बुद्धि, दूसरी होती है मनस और मानस जिसको बोलते हैं, तीसरी है अहंकार और चौथी है चित्त। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये, तो थोड़ी डीप डाइव की, सोचा कि अंदर जाते। आप लोगों में से बहुत सारे जानकार लोग हैं, तो आपको अगर इन सब में से किसी चीज़ की जानकारी होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज हम तो बुद्धि को और दिमाग को ही अपना सब कुछ मान के बैठे थे। तो एक तो क्लैरिटी आ गई कि ब्रेन में मेरा दिमाग अवस्थित नहीं है। ये कहाँ है? माइंड जो है, मन जो है, ये ब्रेन में है कि बॉडी में है? मुझे लगता है पूरे शरीर में। तो पहली जो है बुद्धि, जो इंटेलेक्ट, हम उसकी बात करते हैं। ये कैसे काम करती है? ये एक बुद्धि जो है, ये हमने जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है वो हमारी बुद्धि है। जो इंटेलेक्ट है, जो इंटेलिजेंस है, ये यादाश्त के ऊपर काम करती है। और ये हमारे स्कूल में, कॉलेज में इसको एकदम ठूस ठूस के हमको बढ़ाते हैं कि रट्टा मारो, अपनी बुद्धि बढ़ाओ। बुद्धि कैसे बढ़ती है? आपने जितनी चीजें रट ली उतनी चीजें निकाल पाए। तो अगर मान लीजिए किसी 2 लोगों से बात हो रही है, तो 10 लोग हैं, मान लीजिए 10 लोगों में से किसी एक टॉपिक पे किसी ने 1 लाइन बोला और अगर आप 5 लाइन बोल पाए तो लोग बोलेंगे हाँ, इनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये ज्यादा बुद्धिमान लगते हैं। और बुद्धि जो है, ये आप रट के भी बढ़ा सकते हैं अपनी, बट ये अच्छा नहीं, ये जरूरी नहीं कि उससे आप अच्छे इंसान बन जाए। और ये जो है, जो हमारे योगिक कल्चर है उसके हिसाब से खाली एक छोटा सा एंगल है पूरे समझदारी को, जो बुद्धि की बात हम कर रहे हैं। बुद्धि, आपकी जितनी मेमोरी शार्प होगी आपकी बुद्धि उतनी बढ़ेगी। हाँ, उसके हिसाब से आप, बट ये एक एंगल है। उसके दूसरा एंगल कौन सा है? मनस जिसको बोलते हैं। अब मनस क्या है? इसके बड़े लेयर्स होते हैं अलग अलग। हमने बात की थी ना बॉडी के, अन्नमाया कोशा, अलग अलग
कोश जो होते हैं, तो ये खाली ब्रेन नहीं है, जो मनस है वो खाली ब्रेन में नहीं है, पूरे में। तो हम गट हेल्थ की बात करते हैं, गट ब्रेन की बात करते हैं कि आपको पेट में ऐसा महसूस होगा या दिल में। तो अब तो साइंटिस्ट भी बताते हैं कि जो हमारे गट में भी न्यूरॉन्स हैं और हमारे हार्ट में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। पहले सोचते थे खाली ब्रेन में ही है। इनफैक्ट आप लोग को आश्चर्य होगा जानकर कि अगर हार्ट को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देके बाहर निकाल के छोड़ दीजिए तो बाहर खुद से भी धड़कता रह सकता है, पूरे बॉडी से अलग वो अपनी जिंदगी वो चलता रहता है, उसकी अपनी सोच है अपनी। अभी कुछ बात होती है सेलुलर मेमोरी की। अब बताइए, हमारी हर एक कोशिका के अंदर में हजारों अलग अलग रिएक्शन हो रहे होते हैं, हमारा कोई नियंत्रण है या हम कुछ सोचते हैं उसके बारे में? वो तो अपने आप ही चल रही है, वो सेलुलर मेमोरी है। स्टेम सेल की मेमोरी की बात कर लीजिए, स्टेम सेल है बॉडी में, बट वो कहां से कौन सा बनेगा, कभी किडनी बन सकता है, कहीं स्किन सेल बन सकता है, कहीं पे माइंड सेल बन सकता है। ये भी कमाल की, तो इसको सेलुलर मेमोरी बोलते हैं। अभी मेमोरी जो है अब हर सेल के अंदर में है, राइट? लेकिन ये जो मेमोरी और इंटेलिजेंस है ये हर सेल के अंदर में है, लेकिन जो इंटेलेक्ट है वो खाली ब्रेन में रहती है। जो यादाश्त है वो खाली हम ब्रेन को वहां पे अपनी यादाश्त को स्टोर करते हैं। अभी सदगुरु तो और डीप जाते हैं और बोलते बोलते यहाँ बोल गए कि मेमोरी के कई प्रकार होते हैं। फिजिकल मेमोरी है, एटॉमिक मेमोरी है, इवोल्यूशनरी मेमोरी है, जेनेटिक मेमोरी है। अब एक एग्जांपल वो भी देते हैं आपके, एक केले को अगर गाय खाए तो वो केला गाय बन जाता है, इंसान खाए तो इंसान, बकरी खाए तो बकरी। दूसरी बात वो ये भी बोलते हैं कि अगर आप डॉग फूड खाएं तो भी आपकी बॉडी को तो मालूम है ना कि आप डॉग नहीं है, तो आप डॉग नहीं बनते। या फिर इंसानों का खाना कुत्ते को खिलाएं तो कुत्ता कुत्ता ही रहता है। तो बहुत तरह की कार्मिक मेमोरी, कॉन्शियस मेमोरी, अनकॉन्शियस मेमोरी, बहुत सारी चीजें हैं। और हम तो खाली अपनी बुद्धि को ही बड़ा मज मज के समझ रहे हैं, हम तो एकदम बुद्धिमान हो गए। अच्छा, ये बुद्धि जो है, जो इंटेलिजेंस है, ये हमेशा कंपैरिजन में होती है। ये उससे बुद्धिमान है, ये उसके बशर्ते अच्छा है। अब सदगुरु बोलते हैं अगर आपको कहीं एक पहाड़ पे छोड़ दें जहां कोई इंसान नहीं है तो वहां आपकी कोई बुद्धि काम नहीं आने वाली है। वहां पे आपकी जो सेंसेस हैं, सेंसरी हैं, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बचा ले, बुद्धि शायद, मेमोरी शायद बचा ना पाए। उसके बाद वाली जो स्टेज है जिसको बोलते हैं अहंकार। अब अहंकार मतलब ये ईगो से मिलता जुलता, लेकिन आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसके ऊपर में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपकी आइडेंटिटी क्या है? जिस तरह की आपकी आइडेंटिटी होगी, आपकी जो सोच है, आपकी जो इंटेलेक्ट है, हमेशा उसको प्रूव करने में लगी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो नेशनैलिटी है, आपका जो देश है, ये आपकी एक आइडेंटिटी है। आप, अब कुछ लोग तो एक फुटबॉल क्लब के भी आइडेंटिटी उसके लिए भी मारा मारी कर लेते हैं। हाँ, मेरा मोहन बगान अच्छा, मेरा मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा। हाँ, कम्युनिटी की आइडेंटिटी होती है, जात की आइडेंटिटी हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग है। तुम कौन से जात हो? हम ब्राह्मण हैं और हम शूद्र हैं, तो हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए। धार्मिक आइडेंटिटी होती है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तो योगिक कल्चर में ये बोला गया कि अगर आपकी आइडेंटिटी जितनी छोटी रहेगी, छोटी, मैं छोटा बड़ा की बात नहीं करता, कि जितनी लिमिटेड आइडेंटिटी आपकी रहेगी, आप उतने लिमिटेड दुनिया को नजर से देख पाएंगे। और जो आपकी आइडेंटिटी कॉस्मिक, जो कि वैश्विक आइडेंटिटी बोलते हैं, कि आप एक देश, एक सभ्यता, एक कल्चर, उसके ऊपर भी सोचना चालू करते हैं, जो बड़े लोग हैं जैसे सदगुरु जैसे, तो वो दुनिया में कहीं भी, दलाई लामा है, वो किसी से भी कनेक्ट होते हैं, किसी को भी प्यार देते हैं। तो उनके लिए ये जाति, धर्म, रंग, ये सब आइडेंटिटी से ऊपर उठ गए। अभी वापिस आए, अगर आइडेंटिटी की बात आप करें तो अभी की जो बातचीत चल रही है एक देश के साथ, हमारी जो तनातनी चल रही है, इसमें आपकी आइडेंटिटी बड़ी कूट कूट कर निकल के आएगी। आप बोलेंगे हम भारतीय हैं, पूरा बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ आ सकती है, बहुत इमोशनल हो सकते हैं आप अपनी आइडेंटिटी के ऊपर में। अब मैं तो नहीं बोल सकता, बट सदगुरु बात करते करते बोले कि आपकी जो पहचान, जो कि आप खुद से नहीं लेते, ये सोसाइटी आपको देती है, बट ये इतनी स्ट्रांग होती है कि एक कपड़े को देख करके आदमी रो सकता है, उसको उठ के सैल्यूट कर सकता है, उसकी सेवा में जान दे सकता है। और वो कपड़ा क्या है? झंडा। हर देश का जो अपना फ्लैग होता है, उसमें हमें कितना गर्व होता है। नायक जी, स्वागत है आपका। कितना गर्व होता है, बट ये दिस इज बिकॉज दिस इज योर आइडेंटिटी। अभी मेरे एक पहचान के हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, विशन लखियानी जी हैं। तो उन्होंने एक ये बनाया है, उनकी सोच है कि वो दुनिया का एक फ्लैग बनाना चाहते हैं, कि अगर मान लीजिए पृथ्वी का एक फ्लैग होगा, झंडा होगा, तो और उस झंडे को देख करके सब लोग को गर्व होना चाहिए।
ये भी सोच है उनकी। बाकी अगर आप अपनी आइडेंटिटी और छोटा करने जाएँ तो आप गाँव से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, आप फैमिली से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ममेरा, चचेरा, फुफेरे में आइडेंटिफ़ाई करके लड़ सकते हैं। बाकी आपकी आइडेंटिटी जितनी बड़ी होगी आप उतने बड़ा सोच सकते हैं। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, देख लेते हैं। बट माइंडसेट बिहेव अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स। माइंडसेट बिहेवियर, ये भी देखिए राजीव जी, यहाँ जो माइंडसेट है, जो खाना है उसमें भी हमारी आइडेंटिटी है। अब बड़ी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी आती है। मैं पोर्क नहीं खा सकता, मैं बीफ नहीं खा सकता, बट मैं मटन खा सकता हूँ। हाँ, मैं मछली खा सकता हूँ, और ये भी आइडेंटिटी है। वैसे कहने को बायोलॉजिकली आप देखने जाएं तो टेक्निकली तो सब एक ही हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, बट उसमें हमारी आइडेंटिटी की वजह से हम खाना भी डिसाइड करते हैं। नायक जी कुछ लिख रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस ऑल इन वन, आयुष कवच, इंग्रेडिएंट्स गिलोय, एलोवेरा, अश्वगंधा, पिपली, मुलेथी, नागरमोथ, जावित्री, ब्राह्मी। फैंटास्टिक, नायक जी बताइएगा उसके बारे में। अच्छी बात है, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अभी देखिए, ये तो हो गई अहंकारा और आपकी आइडेंटिटी, आपने क्या सोचा। जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है, पूरी जिंदगी वो एक आयाम की आइडेंटिटी को ही निभाने में निकल जाती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। उसके ऊपर कभी, अभी मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरी आइडेंटिटी कैसे है। मैं खुद को एज अ बिहारी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैं खुद को एक एज एन इंडियन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मतलब नहीं, मैं समस्तीपुर का हूँ तो मैं कुछ अलग हूँ, वो भी एक अलग आइडेंटिटी हो गई। मैं अपने गांव जगदीशपुर, हमारा गांव बहुत शानदार है, हर आदमी ये सोचता है हमारा गांव बहुत शानदार है, ये भी एक आइडेंटिटी है। फिर मैं बोल सकता हूँ, जैसे इंडिया से बाहर निकले और दुबई और सिंगापुर में है, वहां पे कोई अपनी पाकिस्तान बांग्लादेश वाला भी मिल गया तो बोलता है हम एशियन हैं, हम एक साथ हैं। अब कहीं समय आया कि इस पृथ्वी के बाहर गए और दूसरे ग्रह के लोग हैं, बोले हम पृथ्वी वाले हैं। तो ये देखिए, कई लेवल की आइडेंटिटी है हमारी। और ये मजे की बात है, ये हमें खुद से भी नहीं मिलती, कोई हमें बता देता है कि आप ये भूमिहार हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपको ऐसे बिहेव करना है। और उसी आइडेंटिटी को लेके हम अपनी पूरी जिंदगी निकालते हैं, और वो हमारी बुद्धि उसको मेंटेन करने में हमारी हमेशा मदद करती रहती है। राजीव जी बोले, सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये जो योगिक कल्चर है, ये जो सनातन है, इसमें ना कोई धर्म ना कोई रास्ता, एक जो ओमकार की बात की गई है, फिर एक अद्वैत भी आता है जिसमें अ, अच्छा और बुरा दोनों साथ साथ होते हैं। तो अलग अलग थॉट्स एंड फिलोसफी हैं। तो अहंकार पे आ गए हम, आइडेंटिटी पे, सेल्फ आइडेंटिटी। उसके बाद वाली जो लेवल है, जो कि और उसके ऊपर की लेवल है चित्त। ये इसके पहले मुझे नहीं जानकारी थी, आज ही थोड़ी इसके ऊपर में देखा है। ये चित्त है, ये इसको बोलते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस, माइंड विदाउट मेमोरी। इसको यादाश्त से मतलब नहीं है, ये प्योर इंटेलिजेंस है। ये क्या कहाँ रहता है चित्त, ये क्या बॉडी में है, बाहर है, पता नहीं। इसका कोई मेमोरी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये बोलते हैं दिमाग, जो दिमाग भी नहीं, मन का जो आखिरी जो क्षण है, जहां तक ये मन पहुंच सकता है, उसके बाद चित्त क्या है। चित्त हमेशा ऑन रहता है, चाहे आप जग रहे हो कि आप सो रहे हो। हालांकि आपकी जो बुद्धि है वो सोती और जागती रहती है, ऑन ऑफ होती है। चित्ता अगर ऑफ हुआ, चित्त ऑफ हुआ, मतलब इंसान की बॉडी जो है वो निकल गई और आप आगे निकल गए। और जो चित्त शक्ति की बात बोलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, और नायक जी जैसे लोग जो कि साधना में हैं, तो चित्त शक्ति जहाँ पे आप उस लेवल पे पहुंच गए जहाँ पे आपकी जो माइंड, बॉडी, बुद्धि, अहंकारा, इन सब से ऊपर निकल गए, तो आप चित्त तक गए। फिर आपके लिए पूरी दुनिया एक एनर्जी सोर्स है, जहाँ से आप जो चाहें आप कर सकते हैं, मैनिफेस्ट होती हैं चीज़ें। ऐसे लोग चमत्कार कर पाते हैं। तो हर हर धर्म में, हर रिलीजन में, हर कंट्री में ऐसे लोग आए हैं जो कि चमत्कारिक चीज़ों की बात करते हैं। अभी जो कॉस्मिक आइडेंटिटी होती है, उसमें कोई मेमोरी नहीं, कोई यादाश्त नहीं, इंटेलिजेंस का कोई मतलब नहीं है, कोई जजमेंट नहीं होता उनको। तो खड़े पहुंचे हुए संत महात्मा को आप देख लेंगे तो वो सत्यचित आनंद, हमेशा खुश हैं सबको देख के। गरीब है तो भी उसको भी देख के खुश हैं, अमीर है तो उसको भी देख के खुश हैं। और उनको डिवीजन से मतलब नहीं है। और आप जितने अपनी आइडेंटिटी को छोटा 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 करते जाएं, आप उतने डिविसिव होते जाएंगे। आप आप देश के लिए लड़ सकते हैं, आप पार्टी के लिए लड़ सकते हैं, आप छोटी छोटी चीजों पे लड़ सकते हैं। तो ये थी एक टोटल। और ये जो आइडेंटिटी की जो हम बात करें, ये पूरा मैट्रिक्स इसी पे चलता है। तो हमारी किस तरह की आइडेंटिटी, आप कौन है, मैं कौन हूं, ये पूरा डिसाइड शायद हमारे करने के पहले भी सोसाइटी ने बता दिया कि तुम इस तबके के हो, तुम्हें इस तरह बिहेव करना है। हर चीज में फिक्स है। और
आप कियानू रीव्स वाली मूवी याद करें, आप मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में भी हम सब उस मैट्रिक्स के हिस्सा हो गए हैं ऑलरेडी। और ये ख्याल तभी आता है जब भी आप एक खुद को डिटैच करके थोड़ा अलग करके सोचें और समझने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको कंफ्यूज नहीं किया मैंने, भटकाया भी नहीं। तो 4 चीज़ों की बात की हमने, बुद्धि की बात की, अ, मनस की बात की, अहंकार की बात की और चित्त की बात की। अभी मेरे को मुझे जो एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि मेमोरी, ये जो याददाश्त है, ये क्या हमारे खाली ब्रेन में है जिसको हम निकाल के ले आते हैं? वो थॉट वाले टॉपिक में हमने बात की थी। इसके ऊपर थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, और क्या हम अपनी याददाश्त को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्या? और उसके क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में आप सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये थी आज की टॉपिक, जिसमें हमने बात की कि एज क्यों बढ़ती है, एजिंग क्यों होती है, कौन-सी चीज़ें हम अपने खाने में, कौन से हर्ब्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करें तो एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। लेमन, वापस रिपीट करना चाहूँगा, एंटीऑक्सीडेंट फूड में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आप काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो ब्राह्मी, जो मैंने खुद से काफ़ी दिनों से चल रही थी, 6-7 महीने से यूज़ हो रही है। अश्वगंधा अभी इस्तेमाल में चालू हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक रिवाइटल तो कई सालों से चल रही है, बिकॉज हमारे खाने में जो ऊपर नीचे होता है उसको पूरा करने के लिए एक मल्टीविटामिन सोर्सेज रिकमेंडेड हैं। हालांकि बेसिस ऑफ ऑल दिस इज प्लांट बेस्ड आपका खाना 90%। उसके बाद आपने पसंद से जो आपको जो एनिमल सोर्स की प्रोटीन की ज़रूरत होती है आप उसको लें। बट जहाँ तक सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मेजॉरिटी ऑफ you'll find in natural condition in plants, that is in fruits and vegetables and green leafy vegetables. आपके कोई सवाल हैं तो वी कैन टेक दैट राइट नाउ। और अभी समय है आप सबको शुक्रिया बोलने का, धन्यवाद बोलने का आज ज्वाइन करने के लिए। तो पुष्कर भाई स्वागत है, थैंक यू सो मच। पवन जी कैसे हैं आप बताइएगा। मुकेश जी थैंक यू सो मच। हाय विकी, रितेश भाई उम्मीद है कुछ नई चीज़ें आपको पता चली होंगी। राजीव जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुकेश जी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में कुछ और मैं जानकारी दे पाया हूँ तो बताइएगा। तेजीपा जी आप भी बताएं आपको कैसा लगा आज का जो बातचीत था हमारा। और राजीव जी पूछ रहे शिलाजीत, मैं बिल्कुल रिसर्च करूंगा इसके लिए। शिलाजीत काफ़ी बचपन में वैद्यनाथ वाले काफ़ी ऐड करते थे, हम चेक करेंगे उसकी बताएंगे। हालांकि आज जो हमने एजिंग रिलेटेड जो टॉपिक रिसर्च की उसमें शिलाजीत का जिक्र नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने नहीं किया हो, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुना हुआ है मैंने। जहाँ तक अगर मैं राजीव जी गलत नहीं हूँ तो ये कुछ पत्थर से निकलती है जो लसीली चीज़, जो शिलाजीत शिला से निकलने वाली, ऐसा ही कुछ था जैसा, अगर मैं भूल ना रहा हूँ तो इस ये समय है आपको भी शुक्रिया बोलने का। तो शैलेश कटारिया जी, अंचल कुशवाहा जी, नीतीश कुमार कुशवाहा जी और समीर भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कल एक और नए टॉपिक के साथ आपके से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो कल तक के लिए विदा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, keep control of your thinking, don't get into a negative loop. Thank you so much. Bye bye, take care.